नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपके लिए एक सुपर विश्लेषण करने वाले हैं। भारत का वैक्सीन डे कल है और लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होने में बस कुछ घंटे बाकी हैं। ये शनिवार और इसके बाद का समय कोरोना पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन फुल स्पीड पर शुरू हो जाएगा। इसीलिए वैक्सीनेशन डे की पूर्व संध्या पर आपको ऑल इंडिया ड्राइव पर ले चलेंगे और तैयारियों का काउंटडाउन दिखाएंगे। तमाम राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हमने संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट खास तौर पर आपको खबरदार करने के लिए तैयार की है, क्योंकि जो जागरूक वही जीत को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। भारत के लिए यह अभियान आसान नहीं है। भारत के जमीनी हालात दुनिया में सबसे जटिल हैं। यहाँ वैक्सीन लगाने की स्पीड भी अपने आप में चुनौती है। भारत के सामने बहुत ऊंचा लक्ष्य है। जुलाई अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? हर एक सेकंड में कम से कम 30 डोज लगानी होंगी, तब जाकर 2 डोज लगाने का मिशन समय पर पूरा होगा। भारत ये कठोर तपस्या कैसे पूरी करेगा? ये सवाल सबके मन में है। लेकिन भारत जटिलताओं वाला देश होने के साथ साथ उम्मीदों और करिश्मों वाला देश भी है। दुनिया के कई एक्सपर्ट इस अभियान को चुनाव वाले एंगल से देख रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत पूरा जोर लगाकर इतना बड़ा चुनाव करवा लेता है तो वैक्सीन भी लग जाएंगे। इन सारे पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और इसमें मदद करेंगे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। इसके साथ ही हम आपको उस ऐप के बारे में भी बताएंगे जो आपको वैक्सीन तक पहुंचाएगी। कोविन ऐप के जरिए भारत कैसे कोरोना पर विजय का रास्ता बनाएगा, ये आपको समझना चाहिए। इस ऐप को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में हैं, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज खबरदार में हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, यानी शनिवार, जो भारत का वी डे है। वी डे यानी वैक्सीन डे, जब भारत कोरोना के खिलाफ विक्ट्री हासिल करने के अभियान का शुभारंभ कर रहा है, जिसके लिए भारत कमर कसकर तैयार हो चुका है। कोरोना महामारी के दौरान कई बार देश को संबोधित कर चुके पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के साथ ही देश को संबोधित भी करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे होगा। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण के शुभारंभ के साथ देश को संदेश दिया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी हेल्थ केयर वर्कर्स से वर्चुअल संवाद करेंगे, जिन्हें पहले दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। और फिर वैक्सीनेशन डे पर देश भर के लगभग 3000 केंद्रों पर वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि वैक्सीन लगने वाली है। कुछ समय बाद ही सही, लेकिन कोरोना जाने वाला है। महामारी के खिलाफ भारत में जब पहली वैक्सीन लगेगी, उसी पल इतिहास बनेगा दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत का। यह अभियान दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। इसके लिए देश तैयार है और देश की राजधानी दिल्ली भी कमर कस चुकी है। दिल्ली में पहले दिन 81 वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जाएगी। एक सेंटर पर हर दिन करीब 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 2,40,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जानी है। अभी केंद्र से दिल्ली सरकार को 2,74,000 वैक्सीन डोज मिली हैं। कुछ दिनों में वैक्सीन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 175 कर देने का प्लान है, जिसके बाद पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए कुल 1,000 केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ऐलान कर चुकी है कि दिल्ली में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली के जिन अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, उनमें हिंदूराव अस्पताल भी शामिल है। मैंने वहां जाकर वैक्सीनेशन डे की तैयारियों का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी, आपको क्या क्या करना होगा। जिस तरीके से ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, उस तरीके से हमारी टीमें अभ्यास कर रही हैं कि किस तरह से जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो कोई भी चूक न हो। और दिल्ली में जितनी जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर हर रोज यहां पर लोग आना शुरू होंगे और उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उनमें से एक हिंदूराव अस्पताल में हम यहां पर पहुंचे हैं। और समझिए कि ये पूरी टीम जो है वो लगातार दिन रात इसी कोशिश में लगी है कि कोई दिक्कत न यहां पर आने पाए। जयप्रकाश जी मेरे साथ हैं। एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन? एक दिन में कम से कम 500 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। 500 हम लोगों को टीकाकरण कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डे का गोल कितना है? फर्स्ट डे का 500 है। और मुख्य जो हमारे पे लिस्ट आएगी डीएम ऑफिस से, अगर डीएम ऑफिस से लिस्ट आई 200 की तो 200 को लगेगा, लेकिन एक दिन में कम से कम 500 लोगों को टीका हम लगा सकते हैं। इतनी हमारी कैपेसिटी है। स्वास्थ्य कर्मी जो सबसे ज्यादा अभी तक एक जुनून से आगे बढ़ते थे, ये जानते हुए कि खतरा सबसे पहला उन पर है, तो उन्हें ही सबसे पहले चुना जा रहा है। मैम, बहुत राहत भी होगी इस बात, स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले चुना। Yes, I think because their exposure is the maximum. टीकाकरण अभियान के शुभारंभ को बस एक दिन बाकी है। तैयारी पूरी है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल हिंदूराव अस्पताल पूरी तैयारी के साथ बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये हमारा टीकाकरण केंद्र है। ये केंद्र का ये आप एंट्री देख सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, ये एंट्री है। यहाँ पे बेनिफिशियरी जब आएंगे पहले उनका अटेंडेंस के साथ आएंगे या एक व्यक्ति एक बार में जाएगा जिसको वैक्सीनेट होना है? लोग तो यहाँ पे आएंगे, उनके बैठने का अरेंजमेंट करेंगे हम। पहले यहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट से हम उनका नाम, यहाँ पर भी होगा? सब जगह 3-4 जगह लिस्ट होगा। यहाँ पे उनका अगर नाम लिस्ट पे है तो हम इनका पहले हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे उनका, और उनका टेम्परेचर भी देखा जाएगा। ये तो था अस्पताल का एंट्री पॉइंट। अब हम आपको लेकर चलते हैं वेटिंग एरिया, जहां उन लोगों को बिठाया जाएगा जिन्हें टीका लगाना है। अब यहाँ से वेटिंग एरिया की शुरुआत हो गई है। एक बार में कितने लोग आप लोग बैठने देंगे जो कि अपनी वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार? 20 से 25 लोगों की यहाँ सीटिंग होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, इसलिए जितना स्थान उपलब्ध है 20 से 25 लोग यहाँ बैठे होंगे। कितने बजे सुबह से शुरू हो? सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और एक दिन में कितने घंटे जो टीम है वो काम करेगी? कम से कम 4-5 घंटे तो काम करेंगी, जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा जब तक काम करना है। पूरी टीम हमारी इसमें काम में लगी हुई है और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। किसी भी जगह पर असल में अगर आप एक टीम की तरह काम नहीं करते हैं तो आपका जो ये लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। वेटिंग एरिया के बाद बारी आती है रजिस्ट्रेशन सेंटर की। यहीं पर कोविन ऐप से लाभार्थियों की पहचान सत्यापित होगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जो व्यक्ति वहाँ वेटिंग करेगा जब उसका नंबर आ जाएगा तो यहाँ आकर के वो जो अपना उसका नंबर है, जो कोविन ऐप पे उसको मैसेज आया है, ऐसे कोविन ऐप से हमारे को मैसेज आएगा, दोनों मैसेज को मिलाया जाएगा। जब उस दोनों का मिलान होगा उसके बाद वो अंदर जाएगा। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जा रही है। कुल मिलाकर मिनिमम 5 लोग एक वैक्सीनेशन सेंटर को कम से कम मैन करते हैं। यहाँ पे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स होंगे जहाँ पर आप लोग वैक्सीन लास्ट उसके लिए रख रहे हैं? इसी पॉइंट पे नहीं है। हमारे हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ बहुत ज्यादा बच्चों का टीकाकरण होता है। वो ILR का व्यवस्था है हमारा थोड़ी दूर में। पहले वैक्सीन लाके उधर रखेंगे, सुबह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर शाम को वापस। जितनी इस्तेमाल हो रही है उतने आप लेकर आते रहेंगे? हाँ, जितनी जरूरत है हर टेबल में हम 10 वायल लाएंगे, क्योंकि 100 लोगों को लगनी है। तो जो बच जाएगा फिर वो ये कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हम इसको वापस रख देंगे। तो ऐसे ही जो हम देख रहे हैं टेबल्स अलग अलग, उस तरीके से 5 जगह पर एक साथ वैक्सीनेशन की जा सकती है। यहाँ पर हिंदूराव अस्पताल में वैक्सीनेशन का एक अहम हिस्सा ये मिनी ICU। आइए अब आपको वहाँ की तैयारी दिखाते हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए डेस्क लगी हुई है, जहाँ पर 5 जगहों पर वैक्सीन लगेंगे। वहीं पर एक तरह से समझ लीजिए कि एक मिनी ICU को क्रिएट किया है। ये हमारा मिनी ICU है। जैसे यहाँ पे वैक्सीन लगेगा, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, वो वैक्सीनेशन ऑफिसर को बोलेंगे, वो यहाँ पे बोलेंगे वैक्सीनेटर को, देन कॉल फॉर मी कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे। दिस इज द वेंटिलेटर व्हिच नीड्स इफ एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अकर्स, वी इंटूबेट देम, resuscitate them with all the advanced equipments here। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर द फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम एम्बुलेंस में हमारा 2 बेड और CCU में ICU पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे फॉर द एम्बुलेंस भी है, ताकि मतलब लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो आपका ख्याल रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ जी मैम, इनिशियली रेसिस्टेशन यहाँ करके उसको इंजेक्शन एड्रेनलिन लगा के फ्लूइड्स देके यहाँ पर अगर इंट्यूबेट करना पड़ा तो उसको हम एयरवे को संभालेंगे, उसको सांस देंगे। अगर उसका हार्ट रुक जाता है तो हमारे पास यही मशीन है कि उसको रेसिस्टेट करके उसको वापस ला सके। लेकिन तैयारी सिर्फ वैक्सीन लगाने और उसके बाद ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं, यहाँ और बहुत कुछ है। रखने के लिए उनके लिए IEC मटेरियल्स कुछ टीवी पे यहाँ चलाते रहेंगे। उस तरफ हमारा सेल्फी कॉर्नर अभी रेडी नहीं हुआ, उसका पोस्टर बन गया, सेल्फी कॉर्नर। लोगों वैक्सीनेशन हो गया जी। इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी रखा है हमने, ताकि लोग आधे घंटे तक यहाँ बिजी रहे। तो हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल, यानी कि जो मेडिकल पहलू है उससे लेकर सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन कैसे करें जब तक आधे घंटे, ताकि आप बहुत ज्यादा विचलित ना हो, आपको ये चिंता ना लगे कि पता नहीं अब क्या हो सकता है। तो आपको शांत रखने के लिए भी, आपको मसरूफ रखने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए दिन रात एक कर दी है टीम इंडिया ने। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।
16 जनवरी की तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ इसी तारीख पर लिखा है। ये अभियान चुनौतियों से भरा होगा। भारत ने टीकाकरण के लिए बहुत ऊंचा लक्ष्य बनाया है। उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस बार तो कोशिश एकदम डिजिटल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक खास ऐप को लॉन्च करेंगे। इस ऐप का नाम है कोविन, यानी कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसी ऐप के जरिए देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जमीन पर उतारने की तैयारी है। किसे, कब और कहां पर कोरोना का टीका लगेगा, सरकार और जनता दोनों को इसका जवाब कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा। यह ऐप इस महाअभियान को आगे का रास्ता दिखाएगा, आम आदमी और वैक्सीन की दूरी मिटाएगा। यह ऐप देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाएगा और इसके लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अपने मोबाइल पर कोविन को डाउनलोड करना होगा। कोविन ऐप को लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। उनके जवाब देने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की। एक 135 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में कोरोना को हराने वाली वैक्सीन के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल वैक्सीनेशन अभियान को हरी झंडी देंगे, तब एक खास ऐप को लॉन्च करेंगे। इस ऐप का नाम है कोविन ऐप। वैक्सीन प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले, यानी जिस किसी को भी वैक्सीन लेनी है, उनके लिए ये ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। सरकार के द्वारा बनाया गया कोविन ऐप फिलहाल तो भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये भारत के लिए स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा डेटा एप्लीकेशन सेंटर बन सकता है। कोविन ऐप सरकारी ऐप है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ट्रैक रिकॉर्ड रखने में सरकारी एजेंसियों की मदद करना है। यानी किसे वैक्सीन मिला, कब मिला, दूसरा डोज कब मिलेगा, ये सब एक जगह दर्ज होने वाला है। इस ऐप से आम लोग वैक्सीन लेने के लिए आवेदन करेंगे, यानी जिसको भी वैक्सीन चाहिए वो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। इस ऐप के जरिए सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर नजर रखेगी, योजना बनाएगी, जमीनी स्तर पर टीकाकरण को परखेगी, निगरानी रखेगी और मूल्यांकन भी करेगी। यानी ये ऐप वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रीढ़ होने वाली है। सरकार की आंख कान बनने वाली है। पूरा रिकॉर्ड इसी में रहेगा। छठा जो बिंदु है वो है कोविन। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन की डिलीवरी को रियल टाइम पर मॉनिटर करेगा। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर जाना होगा, यानी इसे डाउनलोड करने के लिए सामान्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS में पंजीकृत होने की सूचना मिलेगी और ये भी बताया जाएगा कि उसे वैक्सीन कब दी जाएगी, यानी वैक्सीन देने की जगह, तारीख और समय के बारे में बताया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति वैक्सीन लेगा, उसे इस ऐप को अधिकारियों को दिखाना होगा। अधिकारी वैक्सीन लेने वालों को रियल टाइम आधार पर ट्रैक करेंगे। किस तारीख को वैक्सीन लगेगा, वो तारीख सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। SMS के जरिए जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन लेने पर लोगों को QR बेस्ड सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। हमने आज सारे अपने कोविन प्लेटफॉर्म को और जितने भी इससे संबंधित पक्ष हैं उनको बहुत गहराई से मॉनिटर किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसी एक फोटो पहचान पत्र की जरूरत होगी, यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे पास
टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। कोरोना वैक्सीन 2 बार लगाई जाएगी। पहली बार लगाए जाने के 28 दिन बाद दूसरी बार वैक्सीन लगेगी। दोनों डोज लगने के बाद व्यक्ति के फोन पर ही सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, जो इस ऐप के जरिए ही मिलेगा। यू कैन नॉट से कि मुझे तो 1 डोज लग गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मुझे 2 डोज लग गए हैं, अब मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये सब मिथ्या विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। जब वैक्सीनेशन हो उसके 14 दिन बाद ही उसका इफेक्टिवनेस प्रारंभ होता है। इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वैक्सीन की पहली डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें, दूसरी डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें, और उसके 14 दिन बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें। यानी वैक्सीन के आवेदन से लेकर पूरी प्रक्रिया तक हर जानकारी इस ऐप के जरिए ही मिलेगी। आप जानकारी ले भी सकते हैं, सरकारी अधिकारी आपके स्टेटस को देख भी सकते हैं, और वैक्सीनेशन को लेकर पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आपको ये भी बता देते हैं कि कोविन पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जुड़ने पर आपको कब और कैसे एसएमएस मिलेंगे। आपको पहला एसएमएस रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने का मिलेगा। दूसरे एसएमएस में आपको ये बताया जाएगा कि वैक्सीनेशन की तारीख कौन सी होगी, कब पहुंचना होगा और कहां पहुंचना होगा। तीसरा एसएमएस वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाने के बाद मैसेज आएगा। इसमें पहले डोज दिए जाने और दूसरे डोज कब देनी है, दोनों बातें बताई जाएंगी। और चौथा एसएमएस दूसरा डोज लगने के बाद मिलेगा। इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट की लिंक होगी जो ये बताएगी कि आपको कोरोना वैक्सीन दे दी गई। यही वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र होगा। देश में कल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि वैक्सीन की आहट भर से कोरोना का ग्राफ पूरे देश में घटने लगा है। सितंबर 2020 से अब तक हर रोज संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में 80% तक की कमी दर्ज की गई है। हर रोज जितने पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उससे दोगुने की संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। 2 जनवरी से हर रोज संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 से नीचे है। देश में पॉजिटिव होने वाले कुल मरीजों का औसत 11.2% से घटकर 2% रह गया है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 15 जिलों में कोरोना का संक्रमण लगातार एक ही स्तर पर बना हुआ है, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। 5 राज्य केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब भी सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि कोरोना की लड़ाई में अब हमारी हालत दूसरे कई देशों से बहुत अच्छी है और वैक्सीन के आ जाने से हमारा पलड़ा भारी हुआ है। यानी सही मायनों में कल कोरोना वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही वायरस के अंत की भी शुरुआत हो जाएगी। इस समय हमारे साथ डॉक्टर वीके पॉल जुड़ रहे हैं, जो नीति आयोग के सदस्य ये नीति आयोग के सदस्य हैं और कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। डॉक्टर पॉल, स्वागत है आपका। आपको लगता है कि भारत जैसे देश में यहां की जटिलताओं को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी है? पहला सवाल का जो हिस्सा है उसमें जो बात आप कह रहे हैं कि तैयारी कितनी है, उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, सेटिस्फैक्शन से कह सकता हूं और गर्व से कह सकता हूं कि चाहूं और की तैयारी इतने बड़े देश के लिए इतने स्केल पे जो होनी चाहिए वो हुई है। चाहे वो कोल्ड चेन की बात हो, चाहे वैक्सीन्स को देश में ही बने हुए 2 वैक्सीन्स को आगे लाने की बात हो, लेके जाने की बात हो, चाहे इस चीज की बात हो कि हमारे पास सिरिंजेस, नीडल्स हैं और वैक्सीनेटर जिन्होंने लगाने हैं उनकी ट्रेनिंग की बात हो, उनकी टीम वर्क की बात हो, ये सब कुछ सुचारू रूप से प्लानिंग में ले लिया गया है। और जो हमारी पहली फेज है उनको वैक्सीन देने के लिए तैयारी जो है वो रोल आउट हो भी चुकी है और भी हो जाएगी। दूसरी बात आपने कही है कि कोविन ऐप जो है,
आज के युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना लगभग इसेंशियल है। उससे एफिशिएंसी आती है, रीच दूर तक जाती है, गति आती है और जिसको मिलना चाहिए उसको, उस लाभार्थी को उसका लाभ प्राप्त होता है। उसमें लीक्स नहीं होंगे, उसमें क्लैरिटी रहेगी। तो आईटी को इस्तेमाल करना स्वाभाविक है, लेकिन आईटी को इस्तेमाल करते हुए ये आंच आए किसी के ऊपर कि उसको मुश्किल होगी उसको डील करने के लिए, उसको रन करने के लिए, चिन्हित होने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आईटी यूज करेंगे, लेकिन मदद कर आईटी सुलभ आईटी का सिस्टम होगा, आसान होगा उसमें अपने आप को लाना जोड़ना, और उसको इस्तेमाल करते हुए मैसेज आएंगे, संदेश आएंगे, वो सब संभव होगा। लेकिन अगर उसमें करने में मुश्किल है, किसी व्यक्ति को कनेक्शन की प्रॉब्लम है, उन सब के भी समाधान किए गए हैं। ऑफलाइन भी सब काम हो सकता है, मदद करने का भी सिस्टम जो है वो सिस्टम क्रिएट किया जाएगा और हैंड होल्डिंग भी करी जाएगी। और हमारे ग्रास रूट लेवल तक जो हमारे वर्कर्स हैं वो इस काम में सबके साथ जुड़ के जिस व्यक्ति विशेष को लाभ मिलना है उसकी मदद करेंगे, उसको हैंड होल्डिंग करके लेके आएंगे। उस फेज में जब पहुंचेंगे तो मैं एश्योर करता हूं कि कोई भी इस तरह का संशय आपके मन में और चिंता नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर पॉल, एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि वैक्सीन की उतनी संख्या में डिलीवरी भी हो जाए। तो अभी तो 2 हमारे मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। इन 2 वैक्सीन के अलावा क्या और वैक्सीन भारत में लाई जाएंगी या आगे अप्रूव हो सकते हैं, और इसमें कितना समय लग सकता है? पहले मैं जो बाद में आपने सवाल का अंश है उसको जवाब देता हूं। याद रहे कि जो वैक्सीन सरकार जारी करती है, हमारा रेगुलेटर जारी करता है, वो एक अच्छा वैक्सीन है, उस काम में कारगर सिद्ध होगा, उसको सोच के उसको पक्का करके ही आगे लाया जा रहा है। और ये वैक्सीन, दोनों ही जो वैक्सीन कल से चालू होंगे वो पूरी तरह से सेफ हैं। और जो बाकी जो भी वैक्सीन पहले आज तक इस्तेमाल आते हैं उनमें भी अगर हम इनको जोड़ें तो उनमें भी सबसे सेफ वैक्सीन होंगे। ये इस तरह के ही वैक्सीन जो है, प्लेटफॉर्म इनका जो है वो है। दूसरी बात आपने ये कही कि आज ये 2 वैक्सीन हैं, लेकिन अगले 3 से 4 से 6 महीनों तक हमें उम्मीद है कि कम से कम 3 या 4 और वैक्सीन इस श्रृंखला में जुड़ जाएंगे। हमारे पास कैडिला जाइडस का वैक्सीन है जो फेज 3 में पहुंच गया है। हमारे पास स्पुतनिक रशिया मेड वैक्सीन है जो कि हमारे देश में बनाया जाएगा, वो भी फेज 3 में चला हुआ है। जिनोवा का वैक्सीन है, फिर बायोलॉजिकल ई का वैक्सीन है, वो भी क्लिनिकल ट्रायल में है। तो कुल मिला के अगले 3 से 4 से 6 महीनों तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी वैक्सीन जुड़ जाएंगे, और जो वैक्सीन आज बन रहे हैं उनको बनाने की स्पीड और कैपेसिटी भी और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा, वैक्सीन का नंबर, वैक्सीन का स्टॉक पाइल, वैक्सीन को देने के लिए ज्यादा व्यक्तियों को जोड़ना संभव होता जाएगा। शुरुआत में जब थोड़ी लिमिटेड सप्लाई है तो शुरुआत प्राथमिकता देकर ग्रुप्स को शुरू किया गया है, और सारे देश इसी प्रकार से ही शुरू कर रहे हैं। और बाकी भी किसी देश में ये नहीं होता कि आप वैक्सीन मॉडर्ना का ले लो या फाइजर का ले लो, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। सरकार अपने तरीके से पहुंचाती है कि आपके लिए ये वैक्सीन आ गया, ये ए है, दूसरे शहर में दूसरी जगह पे मॉडर्ना आ गया, वैक्सीन बी है। और अभी भी किसी भी देश में मेरे नॉलेज में ऐसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वैक्सीन इतना है ही नहीं कि आप जाके मार्केट में जाके वैक्सीन खरीद के अपनी मर्जी से लगा। हाँ, जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, नए वैक्सीन आएंगे, इन वैक्सीन का नंबर बढ़ जाएगा, हमारे प्राथमिक ग्रुप को वैक्सीन की मात्रा मिल जाएगी, काम वो पूरा हो जाएगा। जरूर एक टाइम आएगा जबकि इनकी उपलब्धता और तरीकों से भी संभव हो सकेगी। डॉक्टर वीके पॉल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बात को बहुत सरल अंदाज में समझाने के लिए, क्योंकि इस समय जितने भी लोग वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं सबके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोरोना काल में उच्च आय वर्ग पर कोविड सेस लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कमजोर आर्थिक हालात के माहौल में इस तरह की किसी टैक्स को लगाने की मंशा का एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में विरोध किया गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को मौजूदा समय में लोगों पर कोई भी अतिरिक्त बोझ डालने से बचना चाहिए।
कोरोना काल में सरकार का खर्चा बेहद तेजी से बढ़ा है। आमदनी घटने से ये बढ़ा हुआ खर्चा सरकार का सरदर्द बन गया है। इसी खर्च की भरपाई के लिए बीते कुछ दिनों से चर्चा है कि सरकार इस बार के बजट में कोरोना सेस लगाने का ऐलान कर सकती है, लेकिन अब सरकार की इस योजना का विरोध शुरू हो गया है। SBI इको रैप की रिपोर्ट में सरकार को ऐसे कदम उठाने से बचने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार टैक्स विवादों में फंसी रकम को निकालकर अपने नुकसान को पूरा करने पर विचार करे। दरअसल 2018-19 तक करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स को लेकर विवाद चल रहा था। इनमें कॉर्पोरेट टैक्स के 4.05 लाख करोड़ रुपए, इनकम टैक्स के 3.97 लाख करोड़ रुपए, कमोडिटी और सर्विस टैक्स के 1.54 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। जाहिर है कि इस रकम की वसूली के बाद किसी टैक्स को लगाने की जरूरत नहीं होगी। मेरी भी ये ओपिनियन है, अगर गवर्नमेंट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम्स लेकर आती है तो उसमें से गवर्नमेंट को अच्छा कलेक्शन होता है। अब एक नंबर्स की बात करें तो एक अभी पीछे स्कीम आई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जिसमें गवर्नमेंट को 38,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ। अब नंबर्स की बात करें, जो डिस्प्यूटेड केसेस थे वो हमारे थे 1,54,000 करोड़। अब उस 1,54,000 करोड़ में 38,000 करोड़ का कलेक्शन हो गया, तो जो ऑलमोस्ट 24% का कलेक्शन हुआ। सिमिलरली इनकम टैक्स की भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम अभी चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट को 72,000 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। तो हमारे जो इनकम टैक्स के डिस्प्यूटेड केसेस थे वो थे 8 लाख करोड़, तो उसमें भी आप देखिए 9% का ऑलमोस्ट रिकवरी हो गया। तो अब दोनों स्कीम्स को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमारे गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हुआ। नो डाउट इस बार कोविड को देखते हुए, कोविड के एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए गवर्नमेंट को माइट बी रिक्वायरिंग सम मोर फंड्स, उनको पैसे ज़्यादा फंड्स की जरूरत हो सकती है। ऐसे केस में ज़्यादा टैक्स बढ़ाने के गवर्नमेंट को कुछ ATC जैसी कुछ स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट्स बढ़ानी चाहिए, जहाँ पर वो लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है, हायर इनकम ग्रुप्स में जाते हैं, हायर टैक्स स्लैब में जाते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकें, उनको टैक्स बचेगा और गवर्नमेंट को कुछ पैसे फंड्स मिल जाएंगे कुछ टाइम के लिए, लॉकिंग पीरियड पर लो इंटरेस्ट के लिए। इस रकम को निकालने के लिए विवाद से विश्वास योजना के दम पर सरकार 9.5 लाख करोड़ के इनकम टैक्स विवाद के निपटारे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन पिछले बजट में लाई गई ये स्कीम कोरोना काल में औंधे मुंह जा गिरी। नवंबर 2020 तक सरकार को इस स्कीम के जरिए महज 72,500 करोड़ रुपए ही मिल पाए थे। विवाद से विश्वास स्कीम में करीब 4.82 लाख मामले जुड़े हैं। उम्मीद है कि सरकार आने वाले बजट में इसे किसी नए रूप में ला सकती है। खर्च बढ़ने से सरकार का राजस्व अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है, जबकि खर्च 3.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान है। इससे सरकार का घाटा GDP के 7.4% यानी 14.46 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो बीते एक दशक में सबसे ज्यादा होगा। ऐसे में सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने के उपाय तो आजमाने होंगे, लेकिन उसके लिए लोगों पर कोरोना काल में बोझ बढ़ाने का सही कदम नहीं माना जाएगा। इस साल के बजट में टैक्स रेट में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। इस साल लोगों के काम धंधे कम ही रहे हैं, लोगों की सैलरीज बढ़ने से तो दूर, कुछ जगह कमी हुई है, कहीं घटी भी है। ऐसे ही सेम में बिजनेस के रिवेन्यूज भी कम हुए हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी श्रिंक हुए हैं, बढ़े नहीं है। वो सब देखते हुए इस बार बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा टाइट है, तो इस पर टैक्स रेट इस बजट में बढ़ाना ठीक नहीं होगा। हालांकि जिस तरह से विवाद से विश्वास स्कीम फ्लॉप हुई है, उसे देखकर सरकार इस सुझाव को कितनी गंभीरता से लेती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कोरोना के चलते पहले ही देश की अर्थव्यवस्था का आकार सिकुड़ने की आशंका है। 2020-21 में GDP का आकार 194.8 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि बजट में सरकार ने अनुमान जताया था कि ये 224.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी। ये फिलहाल लक्ष्य से 30 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। 2019-20 में GDP का आकार 204 लाख करोड़ रुपए था, यानी मार्च 2021 में GDP मार्च 2020 से कम होगी। अब अगले साल GDP अगर अनुमान के मुताबिक 10% की दर से बढ़ती है, तब भी इसके 2020-21 के बजट अनुमान तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन अगर लोगों को कोविड सेस जैसे बोझ तले दबा दिया गया, तो फिर कोरोना में आर्थिक संकट का सामना करने वालों के लिए ये बड़ी मुसीबत बन सकता है। लिहाजा अगर सरकार इससे बचकर किसी और तरह से रेवेन्यू बढ़ाए, तो फिर खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा माकूल कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। इससे कोरोना का संकट कंट्रोल किए जाने का भरोसा है। ये टीका
जान के साथ ही जहान के लिए भी वरदान साबित होने के संकेत लेकर आया है। देश और दुनिया की 2 दिग्गज एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था के 11% की रफ्तार से दौड़ने का दावा किया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही इकोनॉमी के मोर्चे पर लगातार जोश बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। अर्थव्यवस्था में हो रहे तेज सुधार को बयान करने वाली इन खबरों से छटनी का डर दूर हुआ है। इंक्रीमेंट होने की उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है। कारोबार आमदनी में तरक्की की आस भी इन खबरों से बढ़ रही है। दरअसल कोरोना संकट के बाद अब अलग अलग सेक्टर से राहत भरे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। नियमों में मिली ढील और वैक्सीन बनाने में मिली सफलता से विकास के रास्ते एक बार फिर से खुलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग रेटिंग एजेंसियां भी तेजी से विकास की तरफ इशारा कर रही हैं। ताजा रिपोर्ट रेटिंग एजेंसी फिच ने जारी की है, जिसके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 11% की दर से विकास करेगी। हालांकि 2020-21 में देश की जीडीपी में फिच को 9.4% की गिरावट की आशंका है। 2022-23 में भारत की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इन अनुमानों के साथ ही भारत की महंगाई दर की मुश्किल भी कोरोना की धीमी होती चाल के साथ आसान हो गई है। रिटेल महंगाई दर के बाद दिसंबर में थोक महंगाई दर 1.22% हो गई है। दिसंबर 2019 में ये 2.76% थी, वहीं नवंबर में ये 1.55% थी। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक अगले कारोबारी साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिकवरी प्री कोविड स्तर पर पहुंच जाएगी। इस सेक्टर में घरेलू मांग और निर्यात बढ़ने से विकास की राह आसान हो पाई है। हालांकि ICRA ने 2022 के लिए अभी किसी तरह का अनुमान जाहिर नहीं किया है। इसके साथ ही ICRA का मानना है कि ग्राहकों के सेंटिमेंट्स में सुधार होने और गैर जरूरी चीजों पर खर्च में बढ़ोतरी से इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। वहीं घरेलू एविएशन सेक्टर भी प्री कोविड स्तर के 70% तक पहुंच गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की रिकवरी में अभी 1 साल का समय और लग सकता है। इसकी रफ्तार में सुधार का वक्त काफी हद तक बजट तय करेगा। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि एविएशन के कुछ पार्ट्स पर एक्साइज हटाई जाए और ATF को GST के दायरे में लाया जाए। उम्मीद है कि कोरोना के घटते मामले और वैक्सीन बनाने में मिली सफलता विकास की रफ्तार बढ़ाने में कामयाब होंगे। टूरिज्म, एविएशन के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी और बाकी सेक्टर्स को अभी सरकार की राहत के पिटारे की जरूरत है, जिससे इकोनॉमी प्री कोविड स्तर से आगे आ सके। अब देखना यही है कि बजट के इस सबसे बड़े मौके का इस्तेमाल सरकार कैसे करती है, जिससे उसके घाटे की भरपाई भी हो सके और इकोनॉमी की रफ्तार भी तेज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।